जो सबसे गरीब आदमी है उसको फ्रीबीज मिल जाती हैं, जो बहुत अमीर आदमी है उसको टैक्स कट मिल जाता है। पिस्ता हमेशा मिडिल क्लास है। और अगर मैं सही बताऊं तो बजट 2024 की पूरी समरी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी इतनी लाइनों में। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और सोचना चाहते हो तो एक 3 ताल पॉडकास्ट है, उसकी एक लाइन मैंने सुनी थी कि जो जितना भी बजट निकलता है ये आपका बजट नहीं है, ये सरकार का बजट है, तो इसमें इतना इंटरेस्ट लेना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर बजट आपको कुछ देने के लिए नहीं बनाया जाता है। सरकार अपना बजट बनाती है कि क्या क्या लिया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना कि सिगरेट पे दाम बढ़ गए तो आप नहीं दोगे। लोगों को ये भ्रम होता है कि ये बस बजट जो हमें कुछ देगी, बजट लेने के लिए बनाया जाता है। सरकार आपसे क्या लेगी, ये भ्रम होता है लोगों को इस देश में। हमारा पैसा जो है इसमें लगा दिया जा रहा है। तुम्हारा पैसा है तो लेके दिखाओ। तुम्हारा पैसा कितना एसबीआई में है? 54,000, वही तुम्हारा है। आपका कुछ नहीं है। आपको जो दिन में दिहाड़ी मिलती है ना भाई साहब, वही आपका है। उसको किसी तरह से बचा के रख लो तो रख लो। अगर इस बजट की एक कोई टैगलाइन होती तो उसका नाम होता अब की बार आंध्रा बिहार, क्योंकि यही तो हुआ है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, और ऐसा तब हुआ है जब वहां पर हर दूसरे दिन कोई एक ब्रिज टूट टूट के गिरता जा रहा है। यानी कि जो पैसा उस स्टेट में फ्लो कर रहा है वो पूरी तरह से करप्शन के हत्थे चढ़ रहा है, लेकिन और ज्यादा पैसा उस स्टेट में दिया जा रहा है। कभी खुद खोद रहे, कभी चाचा फूफा के बच्चों को खुदाई पे लगा रहे, घर वालों में रोजगार बढ़ा रहे, घर जा रहे रिश्तेदार इज्जत दे रहे, बीवी फुल पीने की आजादी दे रही, इसकी माँ का मजे ही मजे। दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश है, जहां पर 15,000 करोड़ रुपए प्रॉमिस किए गए हैं वहां की कैपिटल सिटी अमरावती को बनाने के लिए। यह प्रॉमिस सरकार ने तब किया था जब आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना था। तब आंध्र प्रदेश के पास कोई कैपिटल सिटी नहीं बची थी, और इस प्रॉमिस को फाइनली अब फुलफिल कर दिया गया है। लेकिन अगर आप सीरियसली सोच के देखो तो आंध्र और बिहार को इतना सपोर्ट देने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मोदी 3.0 गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार की जेडीयू, इन दो पार्टीज के सपोर्ट से ही चल रही है। अगर ये सपोर्ट खींच लेंगे तो सरकार गिर सकती है, और इसीलिए मोदी सरकार के 3rd टर्म में इन्हीं 2 स्टेट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, मध्य प्रदेश जिसने पूरी की पूरी सीटें जिताकर बीजेपी को जितवाया, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात, ओडिशा, इस मैप में देखो जितने रेड वाले स्टेट्स हैं, इन सब ने 89 में 87 सीट्स जीतकर बीजेपी को जितवाया था, और इन्हें क्या मिला है पूरे बजट में? बाबा जी का ठुल्लू। वैसे आंध्र प्रदेश और बिहार वालों को यूपी आकर स्पेशली थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ के वोटर बीजेपी को ना हरवाते तो शायद इतने बड़े बड़े स्पेशल पैकेजेस अभी आंध्र और बिहार को ना मिल रहे होते। और बिहार को इतना पैसा मिल रहा है तो लोग मीम शेयर करके कह रहे हैं कि वहां पे जो करप्शन करते हैं वो देखो कैसे खुशियों से अब नाच रहे होंगे, और वहीं पे लोग कह रहे हैं कि देखो मध्य प्रदेश के वोटर कैसे बिहार की तरफ आजकल देख रहे हैं। वैसे इस बजट में एक चीज और दिखी है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कुछ बातें सरकार ने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दी है। 1 करोड़ यूथ को सरकार प्रॉमिस करती है कि 500 अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप के ऑफर्स दिए जाएंगे। ये काफी अच्छा प्रॉमिस है, और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था। जो मैंने मैनिफेस्टो की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्रॉपरली इस पॉइंट पर डिस्कशन भी किया था। इसके अलावा सरकार भी अपनी एक खटाखट वाली स्कीम ले आई है। कहती है कि जो भी लोग पहली बार नौकरी ज्वाइन करेंगे, यानी जिसका पहली बार पीएफ अकाउंट खुलेगा, उसको 1 महीने की सैलरी के बराबर का पैसा सरकार अपनी तरफ से देगी। ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और ये अप टू 15,000 ही दिया जाएगा। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है? वैसे तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया है। इसके अंदर ब्रैकेट्स को और उसमें लगने वाले टैक्सेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है। तो अब कहते हैं आप अप टू 17,500 रुपीज सेव कर सकोगे। लेकिन जहां यहां पर सेविंग दिखती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने काटने की भी तैयारी कर रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, पहले ये नहीं लगता था, मोदी सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और अब ये 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसमें रूल ये होता है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो और उसमें आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर सरकार टैक्स लगा देती है। पहले ये लिमिट 1 लाख की थी, अभी 1.25 लाख कर दिया गया है। तो अगर 1.25 लाख से ऊपर आपका कुछ भी प्रॉफिट बनेगा उस पर सरकार 12.5% टैक्स ले लेगी। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी आप पैसा 1 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो और उसमें आपको प्रॉफिट होता है, और यहां पर चाहे आपका 1 रुपए भी प्रॉफिट हो, सरकार उस पर भी टैक्स ले सकती है। ये टैक्स पहले 15% था, अब इसको भी बढ़ाकर सरकार ने 20% कर दिया है।
इसके अलावा जो मोबाइल फोन के पार्ट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, ऐसी काफी सारी चीजों पर जो इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको कम किया गया है। इसके अलावा जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है, वो पहले 50,000 था, अब उसको बढ़ा के सरकार ने 75,000 कर दिया, विच इज ऑल्सो अ गुड न्यूज। अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें तो एंजल टैक्स को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है। पहले एंजल टैक्स यानी स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिलती है उस पर 30% टैक्स लगता था और अब ये कंप्लीटली जीरो हो गया है, जिससे काफी सारे बिजनेसमैन बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और जो ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है कंपनीज के ऊपर, उसको भी काफी हद तक कम किया गया है। इसके अलावा सरकार एमएसएमई के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच रही है, क्योंकि पहले मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक के थे, अभी उसको डबल करके 20 लाख कर दिया गया है। और काफी सारे सीड्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी अब सरकार शुरू करने की बात कर रही है। काफी सारे जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं जैसे लिथियम वगैरह, इन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बॉर्डर्स पर रोड और हाईवेज वगैरह बनाती है, इसके बजट को 30% से बढ़ा दिया गया है। यानी कि मतलब साफ है कि चाइना के साथ जो बॉर्डर पे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो अब और तेजी से होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो 0.2% से इसमें रिडक्शन आया है। अगले साल का टारगेट सरकार ने रखा है कि इसको हम 5% से कम पर ले आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमारी जो बॉन्ड रेटिंग्स है वो ऊपर चली जाएंगी, और इससे हमारे देश के अंदर जो लोन के इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, इस बजट में मिडिल क्लास के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं मिला है। जो इनकम टैक्स कम करने की एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे वैसा भी नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल को कई लोग जीएसटी के अंदर लाने के एक्सपेक्टेशन में बैठे थे, वैसा भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा बहुत जो इंप्रूवमेंट हुआ है उससे कॉर्पोरेट वालों को फर्क पड़ेगा, जो लार्जर जनता में फर्क पड़ने वाली चीजें थी, ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं देखा गया है। इसके उल्टा आपकी सेविंग में भी सरकार नजर लगा रही है कि इससे भी हम पैसे निकाल ले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि भारत में सरकार यूएसए जैसे टैक्सेस लगाना चाहती है, लेकिन सर्विसेज हमको सोमालिया जैसी मिल रही है। पहले नौकरी करो तो इनकम के ऊपर टैक्स दो, उसके बाद गाड़ी खरीदो तो उस पे आरटीओ की ड्यूटी दो, फिर फ्यूल भराओ तो उसके ऊपर टैक्स दो, रोड पे गाड़ी चलाओ तो रोड का टैक्स दो। और इतने सारे टैक्सेस देने के बाद भी रोड पे खड्डे मिलते हैं और पानी भरा हुआ मिलता है। अगर मैं थोड़ी सी अपनी सैलरी सेव करने के लिए सोचूं, इन्वेस्ट करने की सोचूं, तो वहां पे भी सरकार टैक्स लेने को तैयार है। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद सांस लेने में भी एक टैक्स लगने लगेगा, जिसके बाद कई लोगों के पास सांस रोक के मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हमारे ऊपर इतने ज्यादा सरकारी टैक्स लग रहे हैं कि एक सिंपल सी कैलकुलेशन दिखाती है कि एक गाड़ी जिसकी मार्केट में 15 लाख की कीमत है, अगर आप उसको खरीद के चलाना चाहते हो तो आपको उस पर 32 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और इस पूरे 32 लाख में 18 लाख रुपए सीधा सीधा सरकार अपने टैक्सेस में ले जाती है। ये पूरी कैलकुलेशन टाइम्स ऑफ इंडिया पे पब्लिश हुई है, आप प्रॉपरली इसे वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। और इसके बाद भी मेरे घर के आगे पानी भरा है, सड़कें टूटी हुई है, एयरपोर्ट पे छतें गिर जाती हैं, और बिहार में ब्रिज चाय में डूबे पार्ले जी की तरह रोज गिरते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। सो ये था मेरा बजट 2024 पे एक छोटा सा एनालिसिस। पसंद आया तो शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।